हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे इस YouTube चैनल पर। मेरा नाम है सुमित और आपके सामने मैं फिर से उपस्थित हो चुका हूं एनसीईआरटी स्पेशल साइंस वाली क्लास के साथ। और ये स्पेशल सीरीज है जिसमें हम लोग एनसीईआरटी साइंस के बुक को डिकोड करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं और अपने साइंस के कॉन्सेप्ट को बेहतर करने के लिए ये काम करना हमारे लिए, हम सबके लिए बहुत जरूरी है। अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको साइंस बेहतर करना है, जो कि ऑब्वियसली करना होगा, तो फिर ये सेशन आप ही के लिए है, क्योंकि ये एनसीईआरटी स्पेशल सीरीज वाली क्लास है। और ये सेशन उन अभ्यर्थियों के लिए बहुत उपयोगी है जो सीटेट पेपर 2 में मैथ साइंस से तैयारी कर रहे हैं, और जो बीपीएससी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, जो सुपर टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या जो एमपी टेट वर्ग 2 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या रीट एग्जाम की जो तैयारी करने वाले हैं, या डी ट्रिपल एस बी जैसे एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं, जेटेट जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एंड सो ऑन। बहुत सारे एग्जाम्स में ये आपको हेल्प करेगा साइंस पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसके अलावा अगर आप यूपीएससी या पीसीएस जैसे एग्जाम्स की तैयारी करें तो भी तो आपके साइंस के कॉन्सेप्ट्स बेहतर होने चाहिए। तो इसी क्रम में आज मैं एक और लेक्चर के साथ उपस्थित हूँ, और आज के लेक्चर में हम लोग क्या बात करेंगे, क्लास 8 एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 6 के ऊपर अभी हम चर्चा कर रहे हैं। ये इसका तीसरा पार्ट है, जिसका नाम है, हेडिंग है इस चैप्टर का, कंबशन एंड फ्लेम, दहन और ज्वाला की बात कर रहे हैं। इसका मतलब है इस चैप्टर के 2 पार्ट्स ऑलरेडी इसी चैनल पे आपको अपलोडेड मिल जाएंगे, तो वो डन है, आप जरूर जाके देखिए। और इससे पहले 5 चैप्टर्स के भी सारे पार्ट्स अपलोडेड है। ये छठे चैप्टर का तीसरा हिस्सा और आखिरी हिस्सा है, और इसके बाद हम लोग 7वें चैप्टर की तरफ चलेंगे। और आगे बढ़ने से पहले आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिस पे अभी आप क्लास देख रहे हो ना, साइंस बाय सुमित सर, ये यूट्यूब चैनल का नाम है। इसको सब्सक्राइब कर लो, और टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हो, ताकि सूचनाएं आपको समय समय पर मिलती रहे। और सेशन को लाइक शेयर जरूर करते रहना, ठीक है। ज्वाला की बात पिछले क्लास में हम लोग कर रहे थे। हमने ये देखा था कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको जब हम जलाते हैं तो आग की लपेटों के साथ, फ्लेम के साथ, ऐसे हम कह सकते हैं, ज्वाला के साथ वो जलते हैं। कुछ पदार्थ ऐसे जलते हैं, बिना ज्वाला के जलते हैं। जैसे कैंडल को जलाते हैं तो क्लियरली हमें इसमें ज्वाला जैसी चीजें दिखाई देती है। एलपीजी गैस को जब हम जलाते हैं तो इसमें ज्वाला पूरी तरीके से हमें विजुअल तौर पर दिखाई देती है। कपूर को जलाते हैं, मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं, ये सब ज्वाला वाले पदार्थ है। लेकिन कोयला और चारकोल को जलाते हैं तो इसमें हमें कोई ज्वाला नहीं मिलता है, इसमें कोई हमें फ्लेम नहीं मिलता है। तो कुछ पदार्थ हमें फ्लेम देता है, कुछ पदार्थ ऐसे कैजुअल होता है। ये बात आप अच्छी तरीके से जानते हैं, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। और इस स्क्रीन पे अभी जो फिलहाल विजुअल दिख रहा है, इसमें आपको 3 सिस्टम में फ्लेम का एक एग्जाम्पल टाइप का सिस्टम दिख रहा होगा। एक लैंप दिख रहा है आपको, जो कि मिट्टी तेल, केरोसिन लैंप जिसको हम कहते हैं, केरोसिन लैंप। इसको जब जलाते हैं तो इसका उपयोग गांव वगैरह में आज भी किया जाता है। लैंप या लैलटेन का रोशनी के लिए किया जाता है इसका उपयोग। तो इसमें भी ज्वाला है, ये ज्वाला ही तो है। कैंडल, ये भी रोशनी के लिए यूज करते हैं, तो इसमें भी ज्वाला है। और एक बुनसिन बर्नर है, इसमें भी ज्वाला है। तो ये सब ज्वाला के एग्जाम्पल है। और अगर हम पर्टिकुलरली, जैसे मान लीजिए कोई एक पदार्थ है और इससे ज्वाला निकल रहा है ना, तो ज्वाला की बनावट को अगर हम समझना चाहते हैं तो इसके जोन के हिसाब से हमें इसको समझना होगा। बेसिकली ज्वाला के 3 जोन होते हैं, 3 डिफरेंट जोन्स होते हैं। एक को कहते हैं डार्क जोन, दूसरे को कहते हैं लुमिनस, और तीसरे को कहते हैं नॉन लुमिनस। देखो, अदीप्त, दीप्त और ज्योतिहीन क्षेत्र, ये क्या है आपको इस विजुअल से पता चलेगा। स्ट्रक्चर ऑफ अ कैंडल फ्लेम का एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख रहे हैं, और इस फ्लेम को ठीक से देखिए। सबसे पहले जो ये पूरा ज्वाला है, उसका एक बाहर वाला जो हिस्सा आपको दिख रहा है ना, जहां पे अभी मैं पेन चला रहा हूं, ये ब्लू कलर का होता है, ठीक है ना, ब्लू, नीला, देखने से भी लग रहा है ये नीला, ब्लू इन कलर ये लिखा हुआ है। तो पहली बात तो ये जो ब्लू कलर का ये वाला हिस्सा है, जोन मतलब इस फ्लेम का बाहर का हिस्सा, ये सबसे गर्म भाग होता है इस पूरे फ्लेम का, सबसे गर्म। ये ऐसे याद रखो। और इसे हम बाहरी क्षेत्र या नॉन लुमिनस जोन कहते हैं। इसी को नॉन लुमिनस, देखो हमने 3 जोन की बात की ना, लुमिनस, नॉन लुमिनस एंड डार्क। तो ये जो ज्योतिहीन है ना, ज्योतिहीन क्षेत्र, ये तो सबसे आउटर वाला है, सबसे गर्म होता है, सबसे ज्यादा गर्मी यहां होती है। और यहाँ जो भी ईंधन होता है ना, उसका कंप्लीट कंबशन होता है, पूर्ण दहन होता है। तो ये बात यहाँ पे आप याद रखिए, तीनों पॉइंट आपको याद रखना है। सबसे गर्म भाग, आउटर पार्ट, ब्लू इन कलर, ईंधन का पूर्ण दहन होता है।
और नॉन लुमिनस जोन इसको कहते हैं। उसी तरीके से अगर दूसरे पार्ट की बात करें, ये देखो, ये जो पीला पीला थोड़ा दिख रहा है ना, व्हाइट और पीला हल्का सा, जो कलर में पीला होता है, इसको हम कहते हैं लुमिनस जोन। ये क्लियरली हमें दिखता है और ये बहुत गर्म और बहुत ठंडा नहीं होता, मतलब आउटर मोस्ट जो ब्लू जोन, ब्लू वाला कलर वाला हिस्सा है, उससे कम गर्म होता है, और सबसे जो नीचे डार्क वाला होता है ना, उससे ज्यादा होता है। तो इसको हम मॉडरेट गर्म कह सकते हैं, इससे कम और नीचे वाले से ज्यादा। ठीक है। और यहां दहन इनकम्प्लीट होता है, अपूर्ण दहन इस क्षेत्र में होता है। अपूर्ण, ब्लू वाले में देखा था पूर्ण होता है, अपूर्ण दहन, ये याद रखना है। और तीसरा वाला जो आप देख रहे हैं ना, जो ब्लैक ब्लैक सा आपको दिख रहा है, इसी को कहते हैं डार्क जोन। ठीक है। सबसे कम गर्म होता है, सबसे ज्यादा हो गया ब्लू वाला और सबसे कम डार्क, सबसे कम गर्म क्षेत्र है ये, ब्लैक इन कलर। और इस जगह पे अनबर्न्ड वैक्स वेपर, जो मोमबत्ती, मोम का जो भाप होता है ना, वो अध जला हुआ या न, बिना जला हुआ वैक्स वेपर यहाँ पे मौजूद होता है ना। तो ये स्ट्रक्चर जरूर याद रखिएगा। आपसे पूछा जाएगा कि पूर्ण दहन वाला क्षेत्र किस कलर का होता है, नीला, सबसे गर्म होता है, और इसको हम आउटर मोस्ट पार्ट भी कहते हैं, और इसी को हम नॉन लुमिनस जोन कहते हैं। ये सब पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है। दूसरा आप देख सकते हो, तो कंपैरेटिवली कम गर्म होता है, ये वाला, ये पहला हो गया, सबसे गर्म भाग, इसको यहाँ पे लिखा भी है, देख देख लो। उसके अलावा दूसरा जो है आंशिक दहन वाला पीला भाग, ये है आपका दूसरा हिस्सा जो कम गर्म होता है। और सबसे कम गर्म जो होता है काला वाला हिस्सा, ये तीसरा हिस्सा है, और ये सबसे कम गर्म होता है। तो ब्लू, येलो और डार्क वाला, ब्लैक वाला कैटेगरी है। ये स्ट्रक्चर को आपको यहीं पे समझ लेना है, और कहाँ पूर्णतः दहन होता है ईंधन का और कहाँ इनकम्प्लीट होता है, ये भी आपको याद रखना है। यस ऑफ कोर्स, याद तो रखना ही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। देखो एक और चीज देखो, आप यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दहन के समय जो पदार्थ वाष्पित होते हैं ना, वो ज्वाला का निर्माण करते हैं। अभी जैसे पिछली क्लास में हमने पढ़ा था ना कि कुछ पदार्थ फ्लेम देते हैं और कुछ नहीं देते हैं, अभी भी हमने बात की। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है कि कौन से पदार्थ फ्लेम देते हैं, द सब्सटेंस विच वेपराइज ड्यूरिंग बर्निंग। जैसे आप वैक्स को जलाते हो और इससे ज्वाला निकलता है, तो इसका मतलब है इसके दहन के समय ये वेपराइज होता है, वाष्पित होता है, तभी ज्वाला निकलता है। अगर कोयला नहीं निकलता है, निकालता है ज्वाला, तो इसका मतलब वो वाष्पित नहीं है। उदाहरण के लिए देखो कुछ लिखा हुआ है, उदाहरण के लिए मिट्टी का तेल और पिघली हुई मोम, दो एग्जांपल आपके सामने। मिट्टी तेल से भी फ्लेम निकलता है ना, तो मिट्टी तेल, केरोसिन ऑयल और पिघली हुई मोमबत्ती के साथ साथ ऊपर उठते हैं, और दहन के समय ये वाष्पित होकर ज्वाला का निर्माण करते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि केरोसिन ऑयल या जो पिघला हुआ मोम है, ये राइज होता है, थोड़ा ऊपर उठता है, थोड़ा थोड़ा पिघल पिघल के ऊपर उठता है, और वेपराइज्ड बर्निंग सिचुएशन, जलने के दौरान ये वेपराइज होता है, और उसी से फ्लेम का निर्माण होता है। यानी फ्लेम बेसिकली वेपर से बनता है। जो भी खास तरह के पदार्थ होते हैं, चाहे वो पिघला हुआ मोम हो या फिर मिट्टी तेल हो, तो उससे ये ज्वाला का निर्माण करते हैं। इसके विपरीत अगर लकड़ी की बात करें, लकड़ी की कोयले की बात करें, तो जब आप इसको जलाते हैं तो ये वेपराइज नहीं होता है, इसलिए ज्वाला का निर्माण नहीं होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कौन से पदार्थ फ्लेम के साथ जलते हैं और कौन से पदार्थ नहीं जलते, तो इसका जवाब तो आप जानते हैं। लेकिन क्यों पूछा जाए, वाई, मोमबत्ती में फ्लेम क्यों आता है, या मिट्टी तेल में क्यों आता है और कोयले में क्यों नहीं आता है, तो इसका जवाब है वेपराइज्ड होने का साइन। जो वेपराइज होता है वो फ्लेम देता है। तो ये बात आप यहीं पे याद रख लीजिएगा आराम से। एक और एक्टिविटी के जरिए कुछ बातों को बताया गया है। एक्टिविटी तभी हम डिस्कस करते हैं जब हमें उसमें कोई काम की चीजें मिलती है। देखते हैं इसमें क्या काम की चीज है। एक मोमबत्ती जलाइए, एक्टिविटी 6.6 में, 6.5 है सॉरी। मोमबत्ती जलाइए, जला दिया, ठीक है। और एक कांच की नली को, मोमबत्ती यहाँ पे जलाया और एक कांच की नली को, ये देख रहे हो, संडासी से एक कैचर होता है ना, उससे पकड़ लीजिए, हाथ से नहीं पकड़ना है, ठीक है, क्योंकि गर्म हो सकता है। और उसका एक सिरा मोमबत्ती की अकंपित ज्वाला के अदीप्त क्षेत्र में प्रवेश करा दीजिए।
मतलब उसका एक सिरा मोमबत्ती का जो नॉन लुमिनस जोन है ना, जो सबसे गर्म होता है, अदीप्त क्षेत्र का क्या मतलब है? Light of a candle holds a glass tube with a pair of turns and introduce its one end in the dark zone of non-flickering candle flame. डार्क जोन में रख दिया, चलो कोई बात नहीं, डार्क जोन में यहाँ पे हम रख देते हैं, ठीक है, नजदीक रख देते हैं। क्या करना है, कांच की नली के दूसरे सिरे के निकट, अब ये हमने मोमबत्ती तक यहाँ पे ज्वाला तक लगा दिया इसको, और इसका जो दूसरा सिरा है यहाँ एक माचिस की तीली, जलती हुई माचिस की तीली लाइए, ले आइए। क्या वहां ज्वाला उत्पन्न होती है? मतलब एक मोमबत्ती आपने यहां रखा और इस पे कांच की नली को रखा और इसको इस हिसाब से एडजस्ट किया और यहां से कुछ आप निकलने की उम्मीद कर रहे हैं यहां से, और इसी क्रम में यहां जलती हुई मोमबत्ती की तिली को लाते, तो क्या यहां भी आग पकड़ लेता है क्या दूसरी सिरे पर? यदि आग उत्पन्न हो रहा है, ज्वाला यहां भी उत्पन्न हो रहा है, तो फिर क्यों उत्पन्न हो रहा है? ध्यान दीजिए कि गर्म बत्ती के पास का मोम जल्द पिघल जाता है, ये देख रहे हो, गर्म बत्ती के पास का मोम, यहाँ मोम पिघलता रहता है, ठीक है ना, पिघलता रहता है, पिघलता रहता है ना, और वेपर बनता रहता है। तो जब मोमबत्ती की ज्वाला, मतलब आप कह सकते हैं कि इस केस में वेपर बनता है, इसी वजह से यहां फ्लेम बना, और इसी को अगर आप आगे ले जाओगे और यहां जलाओगे तो यहां इसी वेपर की वजह से यहां भी फ्लेम आ जाएगा, तो फ्लेम का कारण वेपर है। जब मोमबत्ती की ज्वाला स्थिर हो तो ज्वाला के दीप्त क्षेत्र में एक स्वच्छ कांच की प्लेट प्रविष्ट करवाइए, जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं, मतलब फ्लेम ठीक है, स्थिर है। अब उसके ऊपर जो वो है ना, लुमिनस जोन, लुमिनस जोन जो होता है ना, उसके ऊपर आप कांच को ऐसे रख दीजिए। आप कुछ देखोगे, क्या देखोगे, फिर उसे संदासी से लगभग 10 सेकंड तक पकड़े रखिए इस पे, और फिर आप उसे हटा लीजिए, आपको कुछ दिखाई देगा, कांच की प्लेट या स्लाइड पर एक गोल काला रिंग जैसा स्ट्रक्चर दिखेगा, ये देख रहे हो, ये काला काला, ये ऐसे दिखता है, हमने किया भी है एक्सपेरिमेंट। तो ये जो काला वलय दिख रहा है ना कांच की स्लाइड के ऊपर, ये ज्वाला के दीप्त क्षेत्र में उपस्थित बिना जले कार्बन कणों के जमाव को दर्शाता है, ब्लैक अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स है। सो इट इंडिकेट द डेपोजिशन ऑफ अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द लुमिनस जोन ऑफ द फ्लेम, ठीक है ना। तो बिना जले हुए कार्बन के जो कण बच जाते हैं वो काले काले रिंग के रूप में उस स्लाइड के ऊपर जमा हो जाते हैं, ठीक है। अगर एक खास तरीके से इसको पकड़ के ऐसे कुछ देर तक रखेंगे तो, ठीक है। और कार्बन ऑब्वियसली ये वैक्स जो है ना, एक तरीके से हाइड्रोकार्बन ही तो है ना, इसके जलने से ज्वाला निकलती है। लेकिन एक जोन ऐसा होता है जहां पे पूर्णतः दहन होता है और एक जोन में इनकम्प्लीट कंबशन होता है ना। तो ये केस आपको पता है, और अनबर्न कार्बन की मौजूदगी वो ब्लैक स्लाइड आपको बता देता है। उसी तरीके से आप देखो एक और पॉइंट, एक पतले लंबे तांबे के तार को लगभग 30 सेकंड तक ज्वाला में पकड़े रखिए, जैसे कि यहाँ इस चित्र में पकड़ा गया है, ठीक है, ज्वाला में ले जाकर के पकड़िए, और ध्यान दीजिए कि तार का भाग जो ज्वाला के कुछ ही बाहर है रक्त तप्त लाल जैसा हो जाता है गर्म होकर के, ये दर्शाता है कि ज्वाला ज्वाला के अदीप्त क्षेत्र का ताप बहुत अधिक है, नॉन लुमिनस जोन का ताप बहुत अधिक है। मतलब आप ऑलरेडी हम लोग जानते हैं, लेकिन एक्सपेरिमेंट नहीं भी करेंगे तो हमें पता है कि जो नॉन लुमिनस वाला इलाका है ना वो सबसे गर्म है, ब्लू वाला जो था, लुमिनस वाला मॉडरेट, और डार्क वाला सबसे नीचे है, ठीक। तो नॉन लुमिनस वाला जो इलाका है इसका ताप सबसे अधिक होता है, वहां कंप्लीट कंबशन होता है, और जो उसके बाद है येलो कलर का जो होता है वो मॉडरेट गर्म होता है, और डार्क वाला जो नीचे होता है वो काफी सबसे कम गर्म होता है। तो ये चीज हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, ये डन है। और इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये बताने का प्रयास किया गया है
कि ऐसा करके हम पता भी लगा सकते हैं कि कौन सा क्षेत्र ज्यादा गर्म है। आउटर जोन दैट इज कंप्लीट कंबशन, ब्लू इन कलर, हॉटेस्ट पार्ट ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। मिडिल जोन मॉडरेट हॉट, इट्स येलो, एंड दिस इज कंपैरेटिवली ब्लैक। सो इनर मोस्ट जोन अनबर्न्ड वैक्स ऑफ वेपर्स, अनबर्न्ड वैक्स वेपर यहां पे मौजूद है, ठीक है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डार्क जोन, ठीक है। तो ये तीनों जोनों की बात हमने कर ली है, ठीक है। इसके अलावा कुछ और एप्लीकेशन बेस्ड कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिया हुआ है, उसको भी देख लीजिए। सोने और चांदी को पिघलाने के लिए जो गोल्ड स्मिथ होता है ना, सुनार, धातु की फुकनी से ज्वाला के सबसे बाहरी भाग को उस पर फूकते हैं। ये आपने देखा होगा, ऐसे दूर से फूकते हैं। वे ज्वाला के सबसे बाहरी भाग का उपयोग क्यों करते हैं, सोचो। आप खुद ही इसका जवाब दे सकते हैं। गोल्ड स्मिथ ब्लो द आउटरमोस्ट जोन ऑफ अ फ्लेम विद अ मेटेलिक ब्लो पाइप फॉर मेल्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर। व्हाई डू दे यूज द आउटरमोस्ट जोन ऑफ द फ्लेम, यू नो दैट, ठीक है। तो अल्टीमेटली आउटर मोस्ट जोन सबसे ब्लू वाला जो होता है सबसे गर्म होता है, ये आप जानते हैं। और सोना चांदी पिघलाने के लिए या जो भी इनको ढांचा बनाना होता है उसके हिसाब से ये इस गर्मी का इस्तेमाल करते हैं, कैन से दैट। अच्छा, कैंडल के बारे में एक और पॉइंट, मतलब ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, बस फाइनल पॉइंट बता देता हूं कि क्या है इसका साइंस। ऑलरेडी आपको पता चल गया कि कैंडल होता है सॉलिड वैक्स मोम, जब तक ये जला नहीं। जब आप इसमें आग लगाते हो तो बत्ती के पास ये पिघलना शुरू करता है, लिक्विड बनना शुरू होता है, और इसी से वेपर का निर्माण, और फिर ये ज्वाला जलता रहता है। तो सॉलिड वैक्स लिक्विड वैक्स में बदलता रहता है गर्मी से, एंड देन वेपर वैक्स भी बनता है, और इसी क्रम में आग जलती रहती है। फायर इज द केमिकल रिएक्शन, और इसके जलने के क्रम में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी निकलता रहता है, ठीक है। वैक्स वेपर कुछ इस तरीके से होता है, ये आप जानते हैं। और फ्लेम जब जलता रहता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी निकलता है, जो शुरू में ही मैंने आपको दिखाया था। ये वाला देख लो एक बार, देख रहे हो। इसको जलाने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है लगातार, मोमबत्ती बिना ऑक्सीजन के नहीं जलती है, पहले हम बात कर चुके हैं। लेकिन इसके जलने से हीट निकलती है, बोलो हाँ। लाइट निकलती है, बोलो हाँ। और क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर भी, वाटर भी निकलता है, ठीक है ना। गर्मी ऊष्मा सब है अपनी जगह पे। और CO2, क्योंकि ये एक तरीके का फ्यूल ही है ना। तो ये है कैंडल की पूरी कहानी। अब ये आप ध्यान रखिएगा, और इतना पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। तो अभी के लिए एक पॉइंट हमने डिस्कस किया, अभी और भी पॉइंट है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको फिर से एक बार याद दिलाऊंगा, जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया चैनल सब्सक्राइब करो, और सेशन को लाइक शेयर जरूर कर देना। ये आपका काम है, मेरा काम जो है वो मैं कर रहा हूँ। अब आ जाते हैं ईंधन की तरफ। ईंधन तो बहुत है भाई साहब, बहुत सारे ईंधन की हम जाने अनजाने में बात भी कर ली है। कोयले की बात की है हमने, डीजल पेट्रोल केरोसिन की बात की है, नेचुरल गैस की बात की है, सब ईंधन है ना। कुछ घरेलू ईंधन है, कुछ उद्योग में बड़े व्यापक पैमाने पर इस्तेमाल किए जाते हैं। और ईंधन वो है जो हमें बेसिकली ऊर्जा प्रदान करता है, ऊष्मा प्रदान करता है। याद करिए, घरेलू और औद्योगिक उपयोगों से संबंधित ऊष्मा ऊर्जा के प्रमुख स्रोत क्या है? लकड़ी, कास्ट कोयला, पेट्रोल, मिट्टी का तेल आदि। ये हम लोग ईंधन के रूप में इन सबका इस्तेमाल करते हैं ना। यही पदार्थ तो ईंधन है। और अच्छा ईंधन वो है जो सहज उपलब्ध हो जाता है। गुड फ्यूल इज दैट जो आसानी से उपलब्ध है, सस्ता है, वायु में सामान्य दर से आसानी से जलता है, अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है। ये जलने के उपरांत कोई अनवांटेड पदार्थ ना छोड़े, या छोड़े तो कम से कम छोड़े, इसको अच्छा ईंधन कहते हैं। अब आप कहेंगे इसमें कोई प्रश्न छुपा हुआ है? हाँ जी, आपसे कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ सकते हैं कि जो गुड फ्यूल होते हैं उसके क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। तो आपके एनसीईआरटी के बुक में क्या क्या लिखा गया है वो लाइन बाय लाइन याद रखें। एक तो आसानी से उपलब्ध होना चाहिए। गुड फ्यूल इज वन विच इज रीडली अवेलेबल, नंबर वन, उपलब्धता। दूसरा, ये महंगा नहीं हो, सस्ता हो तो और अच्छा, इट इज चीप। बहुत महंगा होगा तो फिर कॉमन तौर पर यूज ही नहीं हम कर पाएंगे।
तीसरी चीज, इट बर्न्स इजिली इन एयर एट मॉडरेट रेट, मतलब हवा में ये आसानी से जले और ना बहुत फास्ट तरीके से जले ना बहुत स्लो तरीके से। अब मान लो कोई ईंधन है, आसानी से मिल जाता है, लेकिन जैसे ही आपने आग लगाए 2 सेकंड के अंदर राख, खत्म, जल गया पूरी तरीके से, तो हम उसको अच्छा ईंधन थोड़ी बोलेंगे। और आप कोई अच्छा एक ऐसा ईंधन है जो जिसको आप जला रहे हो और पिछले 3 घंटे से आप इंतजार कर रहे हो कि ऊष्मा और बढ़ेगी बढ़ेगी, नहीं बढ़ रहा है, तो न बहुत स्लो चाहिए न फास्ट वाला चाहिए, मॉडरेट रेट से जो कंबशन करे वो अच्छा ईंधन है। तीसरा पॉइंट। चौथा जो सबसे महत्वपूर्ण है, ये ऊष्मा अच्छी मात्रा में दे, लार्ज अमाउंट में हीट दे। और पांचवा, हो सके तो ये थोड़ा क्लीन हो तो ज्यादा बेहतर है। मतलब क्लीन ईंधन का मतलब ये है कि ईंधन के जलने से कम प्रदूषक चीजें निकले, अनडिजायरेबल चीजें। अब ये तो नहीं कह सकते हैं कि ईंधन के जलने से अनडिजायरेबल चीजें निकल ही नहीं सकती है। हाँ, कुछ ईंधन के जलने से प्रदूषक पदार्थ ज्यादा निकलते हैं और कुछ के जलने से कम निकलते हैं, तो ये डिपेंड्स। लेकिन अगर अच्छा ईंधन है तो एक लक्षण उसका ये भी हो सकता है कि वो प्रदूषण ना फैलाए। ठीक है, जैसे सीएनजी, नेचुरल गैस को क्यों अच्छा ईंधन कह सकते हैं, क्लीन ईंधन क्यों कह सकते हैं? क्योंकि ये डीजल, पेट्रोल या कोयले जैसे वायु प्रदूषण को उतना खतरनाक लेवल पे नहीं ले जाता है। ठीक है ना, तो ठीक बात है। 5 लक्षण यहाँ पे लिखा हुआ है, आसानी से उपलब्ध, इजी, मॉडरेशन, मॉडरेट रे पे ये जले, सस्ता हो, इसके अलावा अच्छी मात्रा में हीट दे, अनवांटेड पदार्थ कम से कम मात्रा में दे। ये अच्छे ईंधन की बात हो रही है, गुड फ्यूल, नॉट द आइडियल फ्यूल। ठीक है, तो कहते हैं संभवतः ऐसा कोई भी ईंधन नहीं है जिसको आप आइडियल मान सके। आइडियल किसको कहते हैं? जिसमें सारी चीजें एक साथ हो, मतलब वो अच्छा भी हो, सस्ता भी हो, आसान भी हो, इको फ्रेंडली भी हो। ये सारे कॉम्बिनेशन को खोजना बड़ा मुश्किल है। तो हाँ, ये हो सकता है कि जिस ईंधन में ज्यादा से ज्यादा अच्छे ईंधन के फीचर है वो आदर्श ईंधन तो नहीं, लेकिन आदर्श ईंधन के आसपास है। तो इसलिए कहा जाता है कि आइडियल फ्यूल जैसी चीजें नहीं होती। वैसे भी रियलिटी में आइडियल चीजें तो होती नहीं है ना। संभवतः ऐसा कोई भी ईंधन नहीं है जिसे आप आदर्श ईंधन कह सके, है ना। हमें ऐसा ईंधन ढूंढना चाहिए जो किसी विशिष्ट उपयोग की अधिकांश आवश्यकताओं को पूर्ति करता हो। यानी कि आइडियल फ्यूल खोजोगे नहीं मिलेगा, तो हम ऐसे ईंधन को खोजे, यूज करें जो ज्यादा से ज्यादा अच्छा हो और हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता हो, है ना। ये बात हम कह सकते हैं। और ईंधन के मूल्यों में भिन्नता होती है, कुछ ईंधन अन्य ईंधनों की अपेक्षा सस्ता होता है तो कुछ महंगा होता है, कुछ आसानी से उपलब्ध होता है तो किसी को स्टोर करने में समस्या होती है, बहुत सारी चीजें हैं। तो इट डिपेंड्स कि हम कौन सा ईंधन यूज करना चाहते हैं। और ईंधन की गुणवत्ता को व्यक्त करने के लिए केमिस्ट्री के लेवल पर जिस चीज का इस्तेमाल किया जाता है उसको हम कहते हैं फ्यूल एफिशिएंसी। एंड एफिशिएंट फ्यूल को टेक्निकली व्यक्त करने के लिए कोई ईंधन कितना अच्छा एफिशिएंट है, कितनी उसकी ज्यादा एफिशिएंसी है, उसके लिए एक टर्म चलता है जिसको हम ऊष्मीय मान कहते हैं, कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं। तो ईंधन की दक्षता और मूल्य परस्पर अलग अलग होते हैं, ये बात हम जानते हैं। कोई ईंधन सस्ता, कोई महंगा, कोई बहुत अच्छा एफिशिएंट, तो कोई उतना अच्छा नहीं लेकिन फिर भी सस्ता होता है। ये सारी चीजें होती है। और कहते हैं कि ईंधन की जो दक्षता होती है, एफिशिएंसी होती है, उसको ऊष्मीय मान द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ये एक क्वेश्चन है जिसका यूनिट होता है किलो जूल प्रति किलोग्राम। देखो क्या लिखा हुआ है, 2 प्रश्न यहाँ पे, किलोग्राम पर केजी, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, ये किलो जूल पर केजी, ये है ऊर्जा और ये है मात्रा। यानी एक ईंधन के 1 किलोग्राम को जलाने से जो आपको ऊर्जा मिलती है किलो जूल में, वही उसकी ऊष्मीय वैल्यू है, ऊष्मीय मान है, कैलोरीफिक वैल्यू है। तो पहली चीज ये कि कैलोरीफिक वैल्यू से ईंधन की दक्षता का पता चलता है। और इसका ऐसा यूनिट क्या है कि इसमें व्यक्त करते हैं तो किलो जूल पर किलोग्राम में, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। और इसका मतलब क्या होता है, तो नाम इटसेल्फ सजेस्ट कर रहा है कि किसी ईंधन के 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन से प्राप्त ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा ऊष्मीय मान कहलाती है। कैलोरीफिक वैल्यू ऊष्मा ऊर्जा की वो मात्रा है जो किसी ईंधन के 1 किलोग्राम को जलाने से मिलती है, जिसे किलो जूल पर किलोग्राम में व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए मैं एक लिस्ट दिखाता हूं। अगर मैं कहता हूं, ये देखो,
हाइड्रोजन का कैलोरीफिक वैल्यू सबसे लास्ट में लिखा हुआ है 1.5 लाख लिखा हुआ है, 1.5 लाख। क्या? किलो जूल पर केजी, ये लिखा हुआ है, बोलो हाँ। इसका मतलब क्या है कि 1 केजी हाइड्रोजन को कंप्लीटली आप जलाओगे, कंबशन करवाओगे, तो इससे कितनी ऊर्जा या ऊष्मा निकलेगी? 1.5 लाख। किसी का इसके आसपास भी नहीं है। तो इसीलिए तो हाइड्रोजन को बेस्ट फ्यूल कहते हैं। बोलो, ये पूछा जाता है। ये अलग बात है कि स्टोरेज की समस्या है, तो इसलिए कॉमन तौर पर हम जैसे डीजल पेट्रोल का यूज करते हैं वैसे हाइड्रोजन को यूज नहीं कर रहे, लेकिन आने वाले समय में तो ये होगा। सो सबसे ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू 1.5 लाख किलो जूल पर किलोग्राम हाइड्रोजन की है, यानी 1 किलोग्राम हाइड्रोजन से 1.5 लाख किलो जूल ऊर्जा मिलेगी, ये इसकी कैलोरीफिक वैल्यू। तो अगर 1 किलोग्राम आप पेट्रोल जलाओगे तो कितनी निकलेगी? ये देखो, पेट्रोल, केरोसिन और डीजल लगभग लगभग इसकी कैलोरीफिक वैल्यू सेम ही है, लगभग 45,000। ये भी ठीक ठाक वैल्यू है, लेकिन हाइड्रोजन जितनी तो नहीं है। इसका मतलब है अगर पेट्रोल की कैलोरीफिक वैल्यू 45,000 किलो जूल पर केजी है, यानी 1 केजी पेट्रोल आपको 45 के किलो जूल एनर्जी देगा, 1 केजी डीजल इतना देगा। लेकिन हाइड्रोजन के बाद अगर दूसरे नंबर पर कोई है, पहले नंबर पर हाइड्रोजन है, दूसरे ने, ये पूछा जाता है असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर, इसलिए ध्यान से इस पे टाइम लेकर के इसको ध्यान रख लो ये पॉइंट। ये नहीं कि चार्ट लिखा है तो कौन पढ़ेगा, नहीं। दूसरे नंबर पर आप इस विजुअल में देख रहे हैं, मैं समझता हूं एलपीजी 55,000 है। 1.5 लाख के बाद सबसे उसके आसपास तो 55,000 ही है, तो एलपीजी दूसरे नंबर पर। और उसके बाद ये सीएनजी और मीथेन तीसरे नंबर पर आ रहा है क्योंकि ये 50,000 है। और बाकी चौथे नंबर पर ये डीजल पेट्रोल पेट्रोलियम वाला जो केस है वो आ रहा है। हालांकि एलपीजी भी पेट्रोलियम का ही प्रोडक्ट है, बट ये याद रखना है। तो पहले नंबर पर हाइड्रोजन, दूसरे नंबर पर एलपीजी, और तीसरे नंबर पर आप वो मीथेन वाला रख दो, ठीक है ना, सीएनजी रख दो। चौथे नंबर पर पेट्रोल केरोसिन को रख दो। और बायोगैस का अलग से पूछा गया है, तो ये 40,000 के आसपास है। ये डेटा याद रख सकते हो तो याद रख लो। और बाकी आप क्लियरली देखो, जो घटिया टाइप का ईंधन होता है जैसे कोयला, सबसे बेकार तो वो गोबर के उपले होते हैं ना, बहुत धुआं वुआं भी निकलता है। सिर्फ 6,000 से 8,000 कैलोरीफिक वैल्यू है इसकी, बहुत कम। वुड उससे थोड़ा बेहतर और कोयला का उससे थोड़ा बेहतर। तो जैसे जैसे ईंधन की गुणवत्ता बढ़ती जाती है, हम कह सकते हैं कि ईंधन की कैलोरीफिक वैल्यू भी बढ़ती जाती है। तो कैलोरीफिक वैल्यू से ईंधन की गुणवत्ता या इसकी दक्षता का पता चलता है, और इसको किलो जूल पर किलोग्राम में मापा जाता है। सबसे ज्यादा हाइड्रोजन का होता है, ये याद रखना। उसके बाद एलपीजी का होता है। फिर आप एलपीजी 55,000 है, हाइड्रोजन 1.5 लाख है। इसके अलावा और क्या था, 50,000 के आसपास में वो मीथेन सीएनजी आता है। और फिर चौथे नंबर पर आपका जाता है 45,000 वाला, वो डीजल पेट्रोल। ठीक है, तो ये सब याद रख लेना, इसमें से प्रश्न बन सकते हैं, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर या वैल्यू दे देंगे। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थोड़ा और आगे बात कर लेते हैं। ईंधन के दहन से हानिकारक उत्पाद प्राप्त होते हैं। देखो, अच्छा ईंधन तो वो है जिसको जलाने से कम हानिकारक उत्पाद प्राप्त हो, या ना प्राप्त हो तो और अच्छा है। लेकिन ऐसा कोई ईंधन नहीं है जिसमें आप कहेंगे कि जीरो वेस्ट या जीरो अनडिजायरेबल प्रोडक्ट आता है। कुछ ना कुछ तो आएगा, किसी में ज्यादा किसी में कम। जैसे लकड़ी है, कोयला, पेट्रोल जैसे कार्बन वाला ईंधन है, कहते हैं बिना जले कार्बन कण छोड़ते हैं। ये सूक्ष्म कण बहुत खतरनाक होते हैं, प्रदूषक होते हैं, और दमा जैसे श्वास रोग को उत्पन्न करते हैं। ईंधन का बढ़ता हुआ उपभोग पर्यावरण के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट डालते हैं। कोयला, कार्बन के जलने से CO2 वगैरह जो बनता है वो अपनी जगह पे, लेकिन कोयला, पेट्रोलियम वगैरह के जलने के दौरान जो इसके अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल होते हैं ना, जो कि वैक्स में भी आपने देखा कि वो ब्लैक ब्लैक छल्ला बनाता है, वो अनबर्न्ड पार्टिकल्स आपके सांस के प्रोसेस को ब्लॉक करता है, और अस्थमा वाले मरीज के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम वालों के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। तो ये इंसान के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट डालता है, क्योंकि पर्यावरण को, जिसमें हम सांस लेते हैं, उसको बुरी तरीके से प्रभावित करता है। नंबर 1। एक और बात आप समझो कि सदियों से लकड़ी का उपयोग घरेलू तथा औद्योगिक ईंधन के रूप में होता रहा था, अभी भी कुछ इलाकों में होता है। अब तो एलपीजी पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है, और आने वाले 10, 12, 15 सालों में शायद ये लकड़ी पे खाना बनने की प्रक्रिया बहुत कम हो जाए। अभी भी चल रहा है कोयले पे, लेकिन इन सब से प्रदूषण बहुत फैलता है। इससे बेहतर क्वालिटी के
ईंधन उपलब्ध है और सरकार इस दिशा में प्रयास भी कर रही है, तो हमें सरकार को कोऑपरेट करना चाहिए। और देख रहे हो गांव वगैरह में भी आप इंडेन या जो भी है एलपीजी पहुंचाया जा रहा है, लोग यूज कर रहे हैं। लेकिन गांव में ये भी चल रहा है, शहर में तो ये मुश्किल है, बहुत कम है, बड़े शहरों में तो बहुत मुश्किल। लेकिन गांव में अभी भी आपको चूल्हे पे खाना पकता हुआ, कोयले पे खाना पकता हुआ दिख जाएंगे। ठीक है, लंबे समय से चल रहा है तो सदियों पुरानी परंपरा इतनी आसानी से खत्म थोड़ी होगी। ठीक है, हाँ ये बात लिखी है कि परंतु अब इसका स्थान कोयला और एलपीजी जैसे ईंधन ने ले लिया। कोयला से भी अब एलपीजी की तरफ जा रहा है पूरा गांव। अभी भी हमारे देश के बहुत से ग्रामीण क्षेत्रों में ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग हो रहा है, क्योंकि ये आसानी से उपलब्ध है और सस्ता है। हाँ ये बात सही है, आसानी से मिल जाता है, सस्ता भी होता है, कभी कभी तो फ्री में मिल जाता है। तो लकड़ी से ही खाना बना लो। ये सोचे बिना कि इससे पर्यावरण और स्वास्थ्य पे क्या असर पड़ेगा, वो नहीं सोचते और बना लेते। बट ऐसे तो आप जानते हैं कि लकड़ी के जलने से बड़ी मात्रा में धुआं उत्पन्न होता है, जो मनुष्य के लिए हानिकारक है। श्वसन या रेस्पिरेटरी या ब्रीदिंग प्रॉब्लम उत्पन्न करता है। साथ ही वृक्ष हमें बहुत से उपयोगी वस्तुओं को उपलब्ध कराते हैं, तो वृक्ष को काट देना सिर्फ ईंधन के लिए ये कहीं भी बुद्धिमानी नहीं है। अगर ईंधन के रूप में आप इसका ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो और चीजें नहीं मिलेगी ना पेड़ पौधों से। इसके अतिरिक्त वृक्षों की कटाई वनोन्मूलन का कारण बनती है, जो पर्यावरण के लिए हानिप्रद है, जैसा हम जानते हैं पहले से। ठीक है, सो दिस इज द केस। दूसरा पॉइंट क्या है, ईंधन, इन ईंधनों का अपूर्ण दहन। जब आप किसी ईंधन का प्रयोग करते हैं तो कई बार क्या होता है ना, ईंधन का एक तो कंप्लीट कंबशन होता है, वो इतना टेंशन नहीं देता है। लेकिन जैसे कोयला वगैरह, अंगीठी वगैरह जलाते हैं, तो कई बार इसका इनकम्प्लीट कंबशन होता है। क्या लिखा हुआ है, ये प्रश्न बन सकते हैं। इनकम्प्लीट कंबशन या पूर्णतः ये ठीक से ना जले। अगर कंप्लीट कंबशन होगा कोयले वगैरह का तो ये तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, ये इतना विषैला नहीं है, नो टेंशन। लेकिन अगर इनकम्प्लीट कंबशन होगा तो इसके बदले में ये CO जैसे गैस बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये गैस बहुत 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 ज्यादा विषैली गैस है। आपने सुना होगा ना कि बंद कमरे में कई बार सर्दियों में कोयला जला के, अंगीठी जला के लोग सोते हैं और सोए ही रह जाते हैं, मौत हो जाती है दम घुटने से, पता भी नहीं चलता। इतना खतरनाक है, क्योंकि यही कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाता है वहां पे। और कार्बन मोनोऑक्साइड आपके अंदर जैसे ही जाता है, आपके पूरे सिस्टम को ब्लॉक करके आपको ही खत्म कर देता है, क्योंकि ये बहुत खतरनाक है। और इस प्रोसेस में जो कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होता है, ये कमरे में सो रहे व्यक्तियों के मृत्यु का सीधा कारण बनता है। इसको कार्बन डाइऑक्साइड पॉइजनिंग, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग बोलते हैं। सो इट्स अ वेरी वेरी डेंजरस थिंग, ये भी याद रखना है। तो ये कब बनता है, अपूर्ण दहन से ये बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये दम घोटू गैस है एक तरीके से। इस तरीके के आप न्यूज हेडिंग में देखते होंगे कि इस इलाके में दम घुटने से इतने लोगों की मौत हो गई, सोए थे रात के मतलब ठंड में, कमरे में ही आग जला के छोड़ दिया, अंगीठी जला के छोड़ दिया, सुबह उठ ही नहीं पाए। ऐसे बहुत सारे न्यूज आते रहते सर्दियों में, तो बड़ा खतरनाक है, ध्यान रखना है। अधिकांश ईंधनों का दहन, ईंधनों के दहन से पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। पूर्ण दहन तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, और वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, लेकिन उतनी जल्दी नहीं जितना कि कार्बन मोनोऑक्साइड। वो तो इमीडिएटली मार देता है इंसान को, कार्बन डाइऑक्साइड धीरे धीरे आपको नुकसान पहुंचाता है। इसके कारण ग्लोबल वार्मिंग की समस्या है। पृथ्वी जरूरत से ज्यादा वायुमंडल हीट को ट्रैप कर रहा है, पृथ्वी पे गर्मी बढ़ रही है, इसलिए ग्लेशियर पिघल रहे हैं, समुद्री जलस्तर बढ़ने के चांसेस है, आसपास के समुद्री इलाके के डूबने के चांसेस है। दीज आर द डेंजरस इंपैक्ट जो कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण उत्पन्न हो सकता है। तो पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि से ये ग्लोबल वार्मिंग की समस्या उत्पन्न हो रही है, और इसका कारण कार्बन डाइऑक्साइड का जरूरत से ज्यादा बनना भी है। अन्य बातों के साथ साथ ग्लेशियर पिघलने लगते हैं इस ग्लोबल वार्मिंग के केस में, जिससे समुद्री जल स्तर बढ़ जाता है, और तटीय क्षेत्र जो समंदर के आसपास का इलाका है, शहर है, उसके बाढ़ग्रस्त होने का खतरा होता है, इवन डूबने का खतरा होता है। और बड़ा ये विचित्र सिचुएशन होगा अगर ऐसा होगा तो। कोयले और डीजल के दहन से सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। देखो, कोयले के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलती है,
सल्फर डाइऑक्साइड पेट्रोलियम प्रोडक्ट के जलने से, कोयले के जलने से ये भी निकलती है, और ये भी दम घोटू और संक्षारक गैस है, बेकार गैस है। इसके अतिरिक्त पेट्रोल इंजन नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी छोड़ते हैं, और कहते हैं ये सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड पानी से रिएक्ट करके एसिड बनाते हैं, H2SO4 और फाइनली HNO3, ये सब एसिड बनाते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। इसी से जो ये वर्षा का पानी प्रदूषित हो जाता है, इसे अम्ल वर्षा कहते हैं, एसिड रेन कहते हैं, जो भवनों, फसलों और मिट्टी के लिए बहुत हानिकारक है, और इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। सो एसिड रेन का मेन कारण क्या है? वायु प्रदूषण, ये पूछा जा सकता है, क्योंकि डीजल पेट्रोल वाले गैस के जलने से, मतलब ईंधन के जलने से ये गैस अगर बने, और यही इवन CO2 भी, और यही पानी के साथ रिएक्ट करके एसिड बनाए, तो यही पानी एसिडिक हो जाता है, और ये फिर मिट्टी में जाएगा, ये फिर समंदर में जाएगा, नदी में जाएगा, तो वहां के इकोसिस्टम को बर्बाद करेगा ना, क्योंकि एक लेवल तक ही एसिडिक वातावरण को जीव जंतु झेल पाते। ठीक है। मोटर वाहनों में ईंधन के रूप में डीजल और पेट्रोल के स्थान पर आज के टाइम में CNG का प्रयोग किया जा रहा है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, क्योंकि CNG सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड का उत्पादन बहुत ही अल्प मात्रा में करता है, ना के बराबर करता है, इसलिए CNG को स्वच्छ ईंधन कहा जाता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। और इसके अलावा और क्या कह सकते हैं कि आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल भी जोर शोर से इसके ऊपर काम किया जा रहा है, ये सब प्रदूषण के लेवल को कम करेगा, लेकिन अपने स्तर पर हमसे जितना बन सकता है हमें उस प्रयास की तरफ बढ़ना चाहिए। ये इस चैप्टर की कहानी थी, ये कंप्लीट है, लेकिन आगे कुछ मैं प्रश्न करवाऊंगा, और उससे पहले मैं हमेशा रिक्वेस्ट करता हूं उन लोगों को जो नए कैंडिडेट हैं, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, अभी कर लेना है आपको सब्सक्राइब, अभी के अभी करो, और चैनल सब्सक्राइब करने के बाद और क्या करना है, सेशन को लाइक करो, शेयर करो, वो आपकी मर्जी। टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हो। अब एक सवाल का जवाब देना तो इसमें कि निम्नलिखित में से किसका कैलोरीफिक वैल्यू सबसे अधिक होता है, बता सकते हो? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द हैज द हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू? अभी इसमें हाइड्रोजन है नहीं, अगर हाइड्रोजन होता तो हम हाइड्रोजन लगा देते, क्योंकि 1.5 लाख सबसे ज्यादा है, तो आप समझ लो आपके पास हाइड्रोजन नहीं है ऑप्शन में, अब इनमें से चुनना है। तो वो जो स्लाइड मैंने बताया था कि 2-3 कम से कम याद रख लो, हाइड्रोजन का था 1.5, मतलब किलो जूल पर केजी, लैख 1.5 लाख। तो दूसरे नंबर पर मैंने आपको क्या बोला था? LPG बोला था, ये बोला था ना, 55,000। फिर तीसरे नंबर पर मैंने CNG का नाम लिया था प्लस मीथेन का, ये 50, और चौथे नंबर पर आपको डीजल पेट्रोल जो 45,000 के आसपास है। तो यहां तो चलो दूसरे नंबर वाला LPG मिल गया, अगर LPG भी ऑप्शन में नहीं होता तब कहां जाते हम? CNG की तरफ जाते, है ना? तो ये याद रखिए। किसी ईंधन के ऊष्मीय मान को प्रदर्शित करने वाली यूनिट क्या है? ये देखो सिंपल क्वेश्चन आ गया। ईंधन के ऊष्मीय मान को हम किस में व्यक्त करते हैं? तो किलो जूल पर केजी। ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, किलो जूल ग्राम नहीं, किलोग्राम पर किलोग्राम, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करना है, गलत, सही नहीं, गलत। लिखा है कि सामान्यतः जंगल की आग का कारण होता है, जंगल की आग का कारण मनुष्य की लापरवाही, ये पिछली क्लास में हम पढ़ चुके हैं, सूर्य की गर्मी, वृक्षों की कटाई, त्वरित आघात। अब देखो क्या पूछा जा रहा है कि गलत क्या है, जंगल में आग किन किन कारणों से लगता है, उसमें एक गलत लिख दिया है, मनुष्य की लापरवाही से तो आग लगता है, तो ये तो सही कारण है, तो आंसर ये नहीं होगा, आपको गलत चुनना है। सूरज की गर्मी के कारण घास वास गर्म हो जाते हैं, उससे भी आग लग जाती है, और बिजली गिर जाए, आसमानी बिजली, तो उससे भी आग लग सकता है। तो ये तीनों आग लगा सकते हैं, लेकिन पेड़ की कटाई, वृक्षों की कटाई जो है ना, इसके कारण कोई आग तो नहीं लगती। आग इन तीनों के कारण लगती है, इसलिए गलत स्टेटमेंट सी विकल्प के साथ। कटिंग ऑफ ट्री इज नॉट कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन द फॉरेस्ट फायर केस, वी कैन से दैट। बाकी हमारी लापरवाही, सूरज की गर्मी, आसमानी बिजली, ये सब हो सकता है।
इसके अलावा ये कौन सा प्रश्न था? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ये रहा। गांव में लोग लकड़ी का उपयोग ईंधन के रूप में करते हैं क्योंकि इसे एक आदर्श ईंधन माना जाता है। ना ना ना, ये तो आदर्श हो ही नहीं सकता। ये आसानी से उपलब्ध है और सस्ता है। हाँ, ये हो सकता है, अभी देखते हैं आगे। पर्यावरण के दृष्टिकोण से तो ये अच्छा नहीं है क्योंकि इससे प्रदूषण फैलता है। इसमें आसानी से आग पकड़ ले, ये भी सही नहीं है। तो यही सबसे सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसे सबसे स्वच्छ ईंधन माना जाएगा? सबसे स्वच्छ ईंधन जो कम से कम प्रदूषण फैलाए, फिलहाल इनमें से ये हो नहीं सकता है। पेट्रोल, डीजल, केरोसिन से ज्यादा बेहतर हाइड्रोजन बेस्ट फ्यूल है। कैलोरीफिक वैल्यू की मात्रा भी इसकी सबसे ज्यादा है और प्रदूषण के लेवल से यही सबसे बेस्ट होगा। ये कम प्रदूषण जनरेट करेगा। पांचवा हो गया। छठे की तरफ बढ़ जाते हैं। श्याम चूल्हे पर आलू की सब्जी बना रहा है, बनाने दो, बना रहा था। उसे आश्चर्य हुआ कि तांबे का बर्तन बाहर से काला पड़ रहा है। मतलब चूल्हे पे ये बर्तन इसने डाला और ये पूरा एकदम काला लग गया। चूल्हे पे तो काला ज्यादा लगता है, तो इसका कारण क्या हो सकता है? To his surprise, he observed that copper vessels was getting blackened from outside. It may be due to ईंधन का उचित दहन होगा तो काला क्यों निकलेगा? इनकम्प्लीट कंबशन होगा तभी तो कार्बन पार्टिकल या जो भी है वो काला आ जाता है। कैंडल में भी देखा था ना, उस स्लाइड पे आ जाता है कार्बन पार्टिकल। तो उचित या प्रॉपर कंबशन से तो ये नहीं होगा। आलू की सब्जी का सही तरीके से नहीं पकाना, उससे बर्तन का क्या लेना देना? आलू की सब्जी खराब होगी ना, बर्तन पे थोड़ा काला आएगा। आलू की सब्जी में अगर नमक नहीं डालेंगे तो बर्तन पे काला आ जाएगा ना। हाँ, इम्प्रॉपर कंबशन हो सकता है, ये भी नहीं होगा। तो सी आंसर होगा इसका। इनकम्प्लीट कंबशन, इम्प्रॉपर, सही तरीके से दहन नहीं होगा। सो ये चैप्टर डन। होपफुली आपको इससे लाभ मिलेगा। सारा सेशन जरूर देखिए और जाते जाते फिर से मैं कहूँगा पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट। ओके, बाय बाय, मिलते हैं अगली क्लास में।